जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, यह फैसला जस्टिस वर्मा के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा के स्पीकर के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें जजों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और इस फैसले के बाद में अब जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया और भी तेज होगी, यानी कि एक तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा का बर्खास्तगी का समय आ चुका है। बर्खास्तगी का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है, जो उनके करियर पर गहरा असर भी डालेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बीते दिनों इस मामले की सुनवाई पूरी की थी और इस बाबत फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को दोनों पक्षों से लिखित जवाब मांगे गए थे, जिसके बाद में आज ये निर्णय सामने आया है। जस्टिस वर्मा ने दोस्तों अपनी याचिका में लोकसभा के स्पीकर के द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति को चुनौती दी थी। उन्हें उस समिति में बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां नजर आ रही थी। उन्होंने यह दावा किया था कि यह समिति जेजेज इंक्वायरी एक्ट यानी कि 1968 के प्रावधानों के सीधे तौर पर खिलाफ में है, क्योंकि इसमें केवल लोकसभा का प्रस्ताव पारित हुआ है, जबकि राज्यसभा में यह अभी भी लंबित है। और उनका यह दावा था कि सिर्फ लोकसभा में प्रस्ताव का पारित होना काफी नहीं है, राज्यसभा की तरफ से भी इसको मंजूरी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जस्टिस वर्मा की इन दलीलों को नामंजूर करते हुए कहा कि लोकसभा के स्पीकर का निर्णय पूरी तरीके से लीगल है और जांच प्रक्रिया अब इस बाबत आगे बढ़ाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जज को हटाने की प्रक्रिया में दोनों सदनों की संयुक्त समिति की आवश्यकता है, लेकिन प्रारंभिक चरण में लोकसभा की कार्रवाई मान्य है। इसके अलावा दोस्तों जस्टिस वर्मा ने समिति के सामने पेश होने की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया है। यानी कि दो बड़े झटके लगे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अब महाभियोग की प्रक्रिया में किसी भी तरीके की अड़चन आने वाली है नहीं। अब दोस्तों जस्टिस वर्मा का समिति के सामने पेश होना पड़ेगा उन्हें, जहां पर उनके खिलाफ में लगे आरोपों की जांच की जाएगी, और यह फैसला न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाने वाले मामलों में एक मिसाल कायम कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अन्य जजों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो अपनी संपत्ति और आचरण को लेकर के पारदर्शी रहें, घूसखोरी नहीं चलेगी। राजनीतिक हलकों में दोस्तों इस फैसले को विपक्षी दलों की जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कैश कांड मामले को उठाने वाले कई सांसद विपक्ष से भी थे। वहीं सत्ताधारी पक्ष ने इस पर जो है लगातार खुद इस बात को लेकर के दबाव बनाया था कि ऐसे जजों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए अगर उन्होंने किसी भी कानूनी जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन किया है। संसद में इस मुद्दे पर तेज बहस होने की भी अब संभावना है। फैसले के बाद में जस्टिस वर्मा के वकीलों ने कहा कि वो इस निर्णय की समीक्षा के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अब अंतिम माना जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अब जो रास्ते हैं वो अब इनके लिए पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अब सबकी नजरें लोकसभा और राज्यसभा के आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि दोस्तों दोनों सदन प्रस्ताव पारित करते हैं तो जस्टिस वर्मा को पद से हटाया जाएगा, और जो भारतीय न्यायिक इतिहास में दुर्लभ घटना होगी जिसे लोग नजीर की तरह पेश करेंगे। दोस्तों जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका में मुख्य रूप से जो जेजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के प्रावधानों का हवाला दिया गया था। इस एक्ट के मुताबिक किसी भी जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, जिसके बाद में एक संयुक्त जांच समिति गठित की जाती है। जस्टिस वर्मा का तर्क था कि लोकसभा स्पीकर ने केवल लोकसभा के प्रस्ताव के आधार पर 3 सदस्यीय समिति जो है बना दी थी, जो कि प्रक्रिया का सीधे तौर पर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को उनके खिलाफ में पेश किए गए प्रस्ताव के बाद में दोनों सदनों की संयुक्त समिति बननी चाहिए थी, न कि केवल लोकसभा की। जस्टिस वर्मा ने यह भी दावा किया था कि राज्यसभा में प्रस्ताव अभी भी लंबित है, इसलिए जांच को शुरू नहीं किया जा सकता। इन तमाम दलीलों के साथ में वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और उनकी दलील थी कि यह प्रक्रिया पूरे तौर पर असंवैधानिक है और इसके वजह से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया और स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक जांच के लिए लोकसभा स्पीकर की कार्रवाई पूरी तरीके से लीगल है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हमें प्रस्ताव की मंजूरी की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक जांच में सिर्फ लोकसभा के स्पीकर की कार्रवाई भी वैध है और पूर्ण प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों की सहमति बाद में ली जा सकती है। दोस्तों, इस मामले में न्यायपालिका और संसद के बीच की शक्तियों के संतुलन पर बहस छेड़ दी है। एक और जहां संसद को जजों पर महाभियोग चलाने का अधिकार है, वहीं न्यायपालिका इस प्रक्रिया की वैधता की समीक्षा भी कर सकती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह फैसला संसद की सर्वोच्चता को मजबूत करता है, लेकिन साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता को भी बनाए रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अब गेंद पूरी तरीके से संसद के पाले में आ चुकी है। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति अब जस्टिस वर्मा से पूछताछ करेगी। यदि समिति आरोपों को सही पाती है तो मामला दोनों सदनों में जाएगा महाभियोग के लिए और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 के बहुमत से इस प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है। और यदि ऐसा होता है तो राष्ट्रपति जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की जो औपचारिकताएं हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया चला करके उनके पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। हालांकि भारतीय इतिहास में महाभियोग की सफल प्रक्रिया बहुत कम हो पाई है। आखिरी बार साल 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन पर महाभियोग चला था, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस वर्मा का मामला इसलिए अलग है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष सबूत, जले हुए नोटों की गड्डियां मौजूद हैं। राजनीतिक दबाव भी इस प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है, खास तौर पर जब विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर विपक्षी दल और जो विपक्षी दलों के ठेकेदार वकील साहब हैं कपिल सिब्बल, उनके मत थोड़े से अलग हैं। उन्होंने हमेशा यशवंत वर्मा को डिफेंड करने की कोशिश की है। उनके खिलाफ में ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई है, इस बात को लेकर उन्होंने कई बार जिक्र किया। इस पूरे विवाद की जड़ें दोस्तों कैश कांड नामक घटना से जुड़ी हैं जो मार्च 2025 में घटी थी। उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे और दिल्ली में एक सरकारी बंगले में रहते थे। 14 और 15 मार्च 2025 की रात को उनके बंगले में अचानक आग लगती है और आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड को स्टोर रूम में जले हुए नोटों की गड्डियां मिलती हैं। इन नोटों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे बड़ा हंगामा मचा पूरे देश में और लोगों ने हमारी जुडिशरी पर सवाल दागने शुरू कर दिए। जांच में पता चला कि यह कैश एन अकाउंटेंट था, यानी कि इसकी कोई भी वैध जो सोर्स इसका है उसको नहीं बताया जा सकता। जस्टिस वर्मा उस समय बंगले में मौजूद नहीं थे और उनकी पत्नी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। इस घटना के 1 हफ्ते के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद में उन्हें कोई भी न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया। वहां पर भी लोगों ने इनके खिलाफ में जो है धरना प्रदर्शन किया कि हमें ऐसे भ्रष्ट जज को नहीं चाहिए इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। तो उनके खिलाफ में चल रही जांच का ये सीधे तौर पर एक जीता जागता नमूना है। कैश कांड ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मुद्दे को फिर से जीवंत कर दिया है। कई सांसदों ने संसद में इस पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद में लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। 21 जुलाई 2025 को दोस्तों लोकसभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और स्पीकर ने जांच समिति गठित भी की थी। राज्यसभा में यह प्रस्ताव अभी भी लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे भी अब गति मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अब एक क्लैरिटी मिल चुकी है। जो उनकी दलीलें दी गई थी कि लोकसभा की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अभी इसे वैधता मिली है, राज्यसभा में यह मामला अभी भी पेंडिंग है, इसलिए इस मामले की जांच शुरू नहीं की जा सकती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम तर्कों को, उन तमाम दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए इस मामले में अब क्लैरिटी दे दी और ये यशवंत वर्मा के लिए 11,000 वोल्ट का झटका है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।